को दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां बोल रही थी ईसा जो तुम चाहो वो हमारे साथ तुम कर सकते हो। ईसा को ये सब देखकर अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर तभी पीछे से आवाज आती है, ईसा क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? वो आवाज सुनकर ईसा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे अमानो थी। तभी उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने रियाज को सोया देखता है। तभी उसके नीचे कुछ हलचल होती है और वहाँ से अकेनो बाहर आती है और वो उसे एक लव बाइट देती है। उसके बाद वो उसे किस करने वाली होती है पर तभी रियाज उठ जाती है और वो बोलती है, अकेनो तुम यहाँ अंदर कैसे आई? और उन दोनों में बहस होने लगती है जिस वजह से आयशा उठ जाती है तो ईसा उसे वापस सुला देता है। उसके बाद रियाज अकेनो को पिलो से मारती है और वो दोनों एक दूसरे को तकिए से मारते हुए ईसा के लिए लड़ने लगते हैं। ईसा उन दोनों को शांत करवाता है। फिर वो अपने कमरे को देखता है जो कि बहुत ही बड़ा था, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। फिर हमें उसके पूरे घर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही महल जैसा बन चुका था। ईसा के पेरेंट्स बोलते हैं, रियाज का भाई तो बहुत ही कमाल का है, उसने एक रात में ही इतना बढ़वा दिया। और अब वो लोग नाश्ता करके स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में ईसा को फिर से अमानो की याद आती है और वो आयशा को गले लगा लेता है। वो बोलता है, आयशा मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर रियाज बोलती है, ईसा ठीक है अब हमें चलना चाहिए नहीं तो हमें देर हो जाएगी। और वो भी है, ईसा ठीक है अब हमें चलना चाहिए नहीं तो हमें देर हो जाएगी। और वो भी कुछ सोच रही थी। अब स्कूल में उनके हॉलीडे स्टार्ट होने वाले थे तो आयशा के दोस्त उससे पूछते हैं, आयशा तुम इन छुट्टियों में कहाँ जाने वाली हो? और वो जेनोविया से भी पूछते हैं तो वो दोनों बोलते हैं, हमें इतनी लंबी छुट्टियां पहली बार मिल रही हैं। तभी वहाँ पर ईसा के दोस्त आकर ईसा से बोलते हैं, ईसा इस गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग बीच पर चलेंगे। और वो लोग फिर से ठरकी ठरकी बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ किरियो आकर उन लोगों को डिस्टर्ब करने लगती है और वो उन लोगों की बेइज्जती भी कर रही थी। तो मासूदा बोलता है, तुम्हें नहीं पता वो तो हमा के चश्मे कितने ज्यादा स्पेशल हैं, तुम तो उसके आसपास भी नहीं हो। तो किरियो बोलती है, मुझे स्मिथ से मत जोड़ो। तो ईसा बोलता है, तुम्हें नहीं पता वो अपने चश्मों का इस्तेमाल करके किसी भी लड़की के साइज बता सकता है। तो किरियो बोलती है, वो तो मैं भी कर सकती हूँ। और वो ईसा के औजार को देखकर उसके कान में बोलती है, तो तुम्हारे औजार का साइज है? ये सुनकर ईसा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो आयशा को भी उसके औजार का साइज बताने लगती है। तो ईसा उसके ऊपर भड़क जाता है। अब क्लब में वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो छुट्टियों में क्या करते हैं। आयशा कोनिको से बात करने की कोशिश करती है पर वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। अब अकेनो और रियाज वहाँ आते हैं। रियाज बताती है, मैं अपने घर जा रही हूँ और मेरे फैमिली मेंबर होने के तौर पर तुम लोग भी मेरे साथ जाओगे। तभी वहाँ पर अज़ाज़ेल आता है जो कि अब इन लोगों का टीचर बन चुका है। तो रियाज बोलती है, तुम यहाँ कब आए? तो अज़ाज़ेल बोलता है, अगर तुम अभी भी मेरे प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते तो तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। अब वो लोग एक ट्रेन से अंडरवर्ल्ड के रास्ते जा रहे थे। अब गैस पर कोनिको से बोलता है, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? तो कोनिको बोलती है, चिंता लगी क्या? तो कोनिको बोलती है, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब अनाउंसमेंट होती है कि जल्दी सित्री स्टेशन आने वाला है। तो ईसा रियाज से पूछता है तो रियाज बताती है, हमारे साथ सोना भी जा रही है। अब सोना उनसे मिलने के लिए आती है और वो लोग मिलकर अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। अब कुछ देर बाद ग्रेमोरी स्टेशन भी आ जाता है पर स्टेशन पे पहुंचने से पहले इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है और अकेनो और ईसा एक पोज में अटक जाते हैं। तभी वहाँ पर अज़ाज़ेल और रियाज आते हैं जो कि बोलते हैं, लगता है कुछ हुआ है। अज़ाज़ेल बोलता है, रुक जाओ मैं देख के आता हूँ। और उसके बाद वो चला जाता है। फिर रियाज सबको बताती है, एसगार्ड से हमसे मिलने के लिए कोई आने वाला है। तो कीवा बताता है, हाँ ये लोग दूसरी माइथोलॉजी के हैं, डेविल एंजल फॉलन एंजल के अलावा और भी बहुत सारे माइथोलॉजी हैं। एसगार्ड की तरह ही हिंदू माइथोलॉजी के लिए माउंट मेरू है। ईसा रियाज से पूछता है, तो प्रेसिडेंट ये कॉन्फ्रेंस हाउस ब्रिगेड के लिए है? तो रियाज बोलती है, हाँ हाउस ब्रिगेड एक अलायंस है जिसमें वाली और सन गोकू भी शामिल है। ईसा बोलता है, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वाली। पर तभी वहाँ कुछ होता है और वो ट्रेन गायब हो जाती है। उसके बाद उन लोगों को होश आता है तो वो देखते हैं वो लोग एक अलग सी जगह पर है जहाँ पर रियाज और अज़ाज़ेल नहीं है। पर तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आता है। इसे देखकर कोनिको उसके ऊपर अटैक करने चली जाती है। अकेनो से रोकने की कोशिश करती है पर तब तक वो ड्रैगन अपनी पूंछ से मारकर दूर चट्टान में फेंक देता है। अकेनो बोलती है, प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है तो मैं कमांड दूंगी। और वो सबको कमांड देने लगती है। तो उस हिसाब से ही वो सब काम करने लगते हैं। ईसा अपने बूस्टर गियर की पावर बढ़ा रहा था और बाकी सब उसे थोड़ा टाइम देने के लिए उस ड्रैगन से लड़ रहे थे पर वो ड्रैगन उन पर भारी पड़ रहा था। गैस पर उसे अपने पावर से रोकने की कोशिश करता है पर वो ड्रैगन खुद को आजाद करवा लेता है। अकेनो और ईसा एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं पर उसे उससे कुछ नहीं होता और अब वो उन पर अटैक करने वाला था। पर तभी वहाँ अज़ाज़ेल और रियाज आ जाते हैं। अज़ाज़ेल बोलता है, बस बहुत हुआ, रुक जाओ। अब वो उन सबको सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि मैंने ही तुम्हें
तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए एक सरप्राइज अटैक प्लान किया था और ये एक डेविल ड्रैगन है जो कि बाकी ड्रैगन किंग में से एक है। अब वो ड्रैगन बोलता है बड़े दिन बाद मिले डेड ड्रैग बोलता है बिल्कुल, दोबारा मिलकर अच्छा लगा टन्निन। ईसा पूछता तुम इसे जानते हो? तो डेड बिल्कुल, दोबारा मिलकर अच्छा लगा टन्निन। ईसा पूछता तुम इसे जानते हो? तो डेड ड्रैग बोलता है हाँ। अब रियास आगे आकर सबसे माफी मांगती है। वो बोलती है मैंने तो ये सब करने के लिए मना किया था। एज़ेल बोलता तुम्हारी वजह से ये लोग कमजोर रह गए हैं, तुम्हें इन्हें थोड़ा सख्ती से सिखाना होगा। ईसा पूछता है आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो एज़ेल बोलता है क्योंकि मुझे तुम लोगों को ताकतवर बनाना है, आखिरकार मैं तुम्हारा सेंसे जो हूँ, मतलब टीचर। तो ईसा डेड ड्रैग से बोलता है तुमने भी मुझे नहीं बताया, तुम भी तो बता सकते थे। तो डेड ड्रैग बोलता है तमाशे को बताने की क्या जरूरत, क्योंकि तन्नीन ने तो अपनी 1% पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया। अब रियाज बोलते चलो घर चले और वो लोग वहाँ आकर हॉट स्प्रिंग में नहाने लगते हैं। एज़ेल बोलता है अगर वाइन होती तो मजा ही आ जाता। और वो ईसा से बोलता है वैसे ईसा क्या तुमने कभी, अगर वाइन होती तो मजा ही आ जाता। और वो ईसा से बोलता है वैसे ईसा क्या तुमने कभी रियाज के संतरे दबाए हैं? तो ईसा बोलता है हाँ मैंने अपने सीधे हाथ से दबाया था। तो एज़ेल पूछता है क्या तुमने उसमें उंगली डाली है? तो ईसा बोलता नहीं। तो एज़ेल उसके पास आकर बोलता है जब मौका मिले तो दबाना मत, उंगली भी डालकर देखना, जब तुम उसके अंदर उंगली डालोगे तो एक आवाज आएगी। तो ईसा बोलता है मैंने हमेशा सोचा था कि संतरे दबाने, चूसने और चाटने के लिए होते हैं, उसके साथ वैसे भी खेल सकते हैं, मुझे पता नहीं था। तो ठीक है अब से मेरा मकसद है, मैं उसमें उंगली डालूंगा। तो एज़ेल बोलता है हार मत मानना। अब कीवा और गैस्पर बात करने लगते हैं कि आजकल कोनेको बहुत अजीब बिहेव कर रही है। अब हमें कोनेको को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रही थी। फिर हमें रियाज को दिखाया जाता है जो कि एज़ेल की बात को बार बार याद कर रही थी जब उसने कहा था कि तुम्हारी वजह से ये लोग कमजोर रह गए हैं। तो अकेनो उससे पूछती है क्या हुआ रियाज? और रियाज बोलते नहीं कुछ नहीं, और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब रियाज बोलते चलो हमें चलना चाहिए। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर इस बंदे ने इसे कॉल किया होता है। वो लड़की बोलती है तुमने तो बहुत लेट कर दिया बीको। तो बीको बोलता है मैं वाली के साथ प्लान का पहला स्टेज क्लियर कर रहा था, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। तो वो लड़की बोलती है वैसे मुझे लोकी की कोई परवाह नहीं है। तो बीको बोलता है ऐसे मत कहो कुरुका, वो बंदा हमारे लिए काम का आदमी है। तो कुरुका बोलती है मैं तो बस अपनी छोटी बहन को वापस चाहती हूँ, मेरा इंतजार करना सिरोने यानी कि कोदिको इसकी बहन है। और वो लोग रियाज के घर आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ा घर था। तो ग्रेफिया अंदर से आकर के बोलती है आपका स्वागत है माय लेडी। अब वो लोग अंदर जाते तो हर तरफ उनके सर्वेंट खड़े थे और उनका वेलकम कर रहे थे। अभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है बुआ आपका स्वागत है, जिस लड़के का नाम था मिलिकस। ईसा पूछता है प्रेसिडेंट ये कौन है? तो रियाज बताती है मेरे बड़े भाई का बेटा है, यानी वो रियाज का भतीजा है। मिलिकस अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, जो कि इन लोगों को क्यूट लग रहा था। ईसा सोचता है साजिक सामा की पत्नी कौन है? अब ग्रेफिया सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, जो कि इन लोगों को क्यूट लग रहा था। ईसा सोचता है साजिक सामा की पत्नी कौन है? अब ग्रेफिया सबको एक कमरे की तरफ बुलाती है और सब वहाँ पर आते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है, जिसे देखकर ईसा बोलता है कितनी खूबसूरत है, क्या वो प्रेसिडेंट की बड़ी बहन है? और वो उसे देख रहा था। तो रियाज बोलती है ईसा चाहे तुम मेरी माँ को कितने भी प्यार से देख लो पर कुछ नहीं होगा। तो ये सुनकर ईसा हैरान हो जाता है कि वो लड़की उसकी मम्मी है। अकेनो बोलती है हम काफी वक्त बाद मिले ना सामा। अब सब उसके सामने अपना सर झुकाते हैं। रियाज की मम्मी बोलती है तुम लोगों को देखकर खुशी हुई, और वो ईसा को देखकर बोलती है तुम जरूर हियोदो ईसा सान हो ना? तो ईसा बोलता है आप मुझे कैसे जानती हो? तो रियाज की मॉम बोलती है मैं अपनी बेटी की सगाई को कैसे छोड़ सकती हूँ, आखिरकार मैं वही थी। तभी ईसा को याद आता है कि जब उसने जोश में आकर रियाज के बारे में बोला था प्रेसिडेंट की सील तो मैं ही तोड़ूंगा। तो ईसा उससे माफी मांगने लगता है। तो रियाज की मॉम बोलती है कोई बात नहीं, इससे हमें भी सबक मिला है कि अपनी बेटी की फीलिंग्स को जाने बिना कभी भी दूल्हा ना चुनो। तो ये सुनकर रियाज थोड़ा शर्मा जाती है। उसके बाद वो लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर सब इत्मीनान से बैठकर खाना खा रहे थे। तभी रियाज का डैड बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? तो ईसा बोलता है आपकी मेहरबानी से वो बहुत ज्यादा खुश है, उन्हें वो नया घर पसंद आया। तो वो बोलता है वैसे मैं चाहता था कि मैं उसे एक महल बनाऊं, पर वहाँ पर बहुत ही कम जगह थी। और रियाज बोलती है डैड हम अपनी पर्सनैलिटी को और किसी के ऊपर नहीं थोप सकते। तो रियाज का डैड बोलता है मैं तो इन्हें 50 जवान मेड भी देने वाला था। जिसे सुनकर ईसा अपने सपनों की दुनिया में चले जाता है। उसका डैड बोलता है पर रियाज ने मुझे उसके लिए मना कर दिया। ईसा बोलता है जैसा सोचा था कि प्रेसिडेंट के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। और फिर से उसका डैड बोलता है अब से तुम मुझे डैड कह सकते हो। और उसकी मॉम बोलती है और तुम मुझे मॉम कह सकते हो। तो ये सुनकर रियाज वहाँ से शर्मा कर भाग जाता
जाती है। अब सोते वक्त ईसा रियाज के पेरेंट्स के बातों को ही सोच रहा था, पर ये इतना बेवकूफ है कि उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि उसके पेरेंट्स क्या कहना चाहते थे, और उसे कोनेको की भी चिंता हो रही थी। पर वो जिस बेड पर सोया हुआ था वो बेड इतना बड़ा था कि उसे खालीपन महसूस हो रहा था। पर तभी वहाँ पर जेनोविया और आयशा आ जाते हैं, जो कि बोलते हैं हमें वहाँ पर सोने में दिक्कत हो रही है, क्या हम तुम्हारे साथ सो सकते हैं? और वो लोग वहाँ सो जाते हैं। पर आधी रात के वक्त जेनोविया ईसा के ऊपर अपने दोनों पैर रख के सो रही थी, इस वजह से ईसा का दम घुट रहा था। वो बोलता काश मैं इन्हें यहाँ सोने से मना कर पाता। अब अगली सुबह सब एक जगह पर जमा होते हैं जहाँ पर एजाजेल बोलता है आज से तुम्हारी 20 दिनों तक ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, और वो ईसा से शुरू करता है। और वहाँ पर तन्नीन आ जाता है। ईसा बोलता है क्या मुझे इनके साथ ट्रेनिंग करनी होगी? तो एजाजेल बोलता है हाँ, तुम्हारा बैलेंस ब्रेकर अभी भी पूरी तरीके से काम नहीं करता, तो तुम अपना बेस्ट देना। पर ईसा बोलता है लेकिन मुझे इनके साथ ट्रेनिंग नहीं करनी। तो तन्नीन उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। ईसा चिल्ला रहा होता है नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, नहीं। अब एजाजेल रियाज से बोलता तुम पहले से ही ताकतवर हो, तो तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजीज और स्किल्स पर ध्यान देना होगा। तो रियाज एक लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने लगती है, और अकेनो को एक बंदे के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर वो बंदा बोलता है अकेनो क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? तो अकेनो बोलते है तुम अपने इस जुबान से मेरा नाम मत लो। वो बंदा बोलता है तुम्हें अपने अंदर के खून को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर तुम थंडर और लाइट को मिला दोगी तो लाइटनिंग बनेगी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी बेटी को ट्रेन करूंगा, यानी यही है बड़ा किल। अकेनो बोलते मेरा कोई बाप नहीं है। अब हमें कीबा को दिखाया जाता है जो कि अपनी थॉट प्रैक्टिस कर रहा था। एजाजेल ने बोला था मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए एक बढ़िया टीचर दूंगा, और वो टीचर वहाँ आ जाता है, पर हमें उसके चेहरे को नहीं दिखाया जाता। अब जेनोविया को दिखाया जाता है जो कि अपनी उस होली सॉर्ड को कंट्रोल करना सीख रही थी, क्योंकि एजाजेल ने बताया था ये हर बार अपने आप को चेंज करते रहती है, तुम्हें ऐसे कंट्रोल करना सीखना होगा। और गैस्पर को लोगों के साथ घुलने मिलने का टास्क दिया गया था, पर इससे तो ये चीज भी नहीं हो पा रही थी। फिर कोनेको को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को ट्रेनिंग करके बढ़ा रही थी, और आयशा को उसने लोगों को दूर से हील करने की पावर को एक्टिवेट करने को कहा था, क्योंकि आयशा सबको पास से ही हील कर सकती है। फिर हमें ईसा को दिखाया जाता है जहाँ पर तन्नीन उसके ऊपर फ्लेम से अटैक कर रहा था। ईसा बोलता मुझे 3 दिन से भागना पड़ रहा है और तुम मुझ पर अटैक करे जा रहे हो। तो तन्नीन बोलता है मुझे लगता है कि तुम थोड़ा इम्प्रूव हो चुके हो, तो मुझे अपनी फ्लेम की पावर को बढ़ा देना चाहिए। और फिर से वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर ईसा भागने लगता है। अब उसे पेलने के बाद तन्नीन बोलता है चलो आज के लिए इतना ही काफी है, और वो वहाँ से चला जाता है। अभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बोलता है मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम तन्नीन की ट्रेनिंग इतने दिन तक झेल सकते हो, शायद रेड ड्रैगन एम्परर से यही उम्मीद थी। ईसा पूछता है तुम कौन हो? वो बोलता है मैं बस एक व्यूअर हूँ, मैं बस देखना चाहता था कि तुम राइजर के साथ लड़ने के बाद। ईसा पूछता है तुम कौन हो? वो बोलता है मैं बस एक व्यूअर हूँ, मैं बस देखना चाहता था कि तुम राइजर के साथ लड़ने के बाद कितने इम्प्रूव हुए हो, और इतना बेस्ट बनने के लिए काफी नहीं। और वो यहाँ से चला जाता है। उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो घर वापस आ जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वो बोलता है प्रेसिडेंट मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आई, मैं हर रात जब भी खुले आसमान के नीचे सोता था मुझे आपके सपने आते थे। रियाज उससे बोलती है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। एजाजेल बोलता है लगता है उसका स्टेमिना भी बड़ा है। ईसा पूछता है कोनेको कहाँ है? एजाजेल बताता है उसने मेरी दी हुई ट्रेनिंग को ज्यादा कर लिया, जिस वजह से उसकी हालत खराब है। और वहाँ से वो लोग अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी ईसा को कोनेको का कमरा दिखाई देता है और वो उसके पास जाता है, पर वो देखता है उसके बालों पर बिल्ली जैसे कान उगे हुए हैं। तभी वहाँ पर रियाज आती है और वो बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और वो उसे बताने लगती है। एक जगह पर 2 बिल्ली बहनें रहती थी जो कि एक दूसरे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, पर एक दिन उन्हें डेविल्स ने उठा लिया और उन्हें पावर्स दी, पर उसकी बड़ी बहन ने अपने मास्टर को मार दिया और वहाँ से भाग गई, जिस वजह से उसकी छोटी बहन को भी सारे डेविल्स वैसा ही समझने लगे। पर साजिक सामा ने उसे एक चांस दिया और उन्होंने मुझे कोनेको को सौंप दिया। तो ईसा बोलता है इसका मतलब कोनेको उसकी छोटी बहन है। तभी वहाँ कोनेको आकर बोलती है हाँ, और वो उन दोनों से बोलती है मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को चिंता में डाल दिया। रियाज बताती है ये दोनों नको माता की सबसे पावरफुल फैमिली के हैं और सिर्फ यही दोनों नको माता फैमिली के सर्वाइवर हैं। तब वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर साजिक्स ने सबको बुलाया था और ये लोग सारे वीआईपी गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करने के लिए यहाँ आए थे। तभी वहाँ पर सोना आती है और वो भी रियाज की तरह सारे वीआईपी गेस्ट को सर्व करने आई थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन सरफल आ जाती है, वो भी उन लोगों को हाय हेलो करती है। अब हमें सार्जेक्स और इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर एजाजेल सार्जेक्स से बोलता है बराकिल अभी ओडिन को लेके आता ही होगा।
और फिर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे थे और रास्ते में वहाँ पर दो डेविल फैमिली के यंग डेविल्स लड़ने लगते हैं। अभी वहाँ पर वही बंदा आता है जो कि ईसा को वहाँ मिला था। वो बंदा बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सब करके क्या तुम पार्टी का मजा खराब करना चाहते हो। जिसे देखकर रियाज बोलती है सायरा ऑर्ग, तो सायरा ऑर्ग बोलता है मैं अपना इंट्रो बाद में दूंगा, पहले इन लोगों को ठिकाने लगा दूं। और वो आगे जाकर उन लोगों से लड़ने को मना करता है, पर उसमें से जो बंदा था वो उसके ऊपर ही अटैक करने आ जाता है। तो सायरा ऑर्ग उस बंदे को उठाकर एक दीवार में भिड़ा देता है, जिस वजह से आयशा गिरने लगती है। पर उसके पीछे एक बंदा था जो कि उसे गिरने से बचा लेता है। अब रियाज ईसा को बताती है वो वेल फैमिली का अगला लीडर है और उसका नाम सायरा ऑर्ग है और ये यंग डेविल्स में नंबर 1 है। तभी वहाँ पर राइजर की छोटी बहन आ जाती है जो कि बोलती है काफी वक्त बाद मिले रेड ड्रैगन। तो ईसा उसको देखकर बोलता है तुम उस चूजे की छोटी बहन हो ना। तो ये सुनकर वो बोलती है मेरा नाम रवेल है। अब ईसा उससे जो कि बोलती है काफी वक्त बाद मिले रेड ड्रैगन। तो ईसा उसको देखकर बोलता है तुम उस चूजे की छोटी बहन हो ना। तो ये सुनकर वो बोलती है मेरा नाम रवेल है। अब ईसा उससे राइजर के बारे में पूछता है तो वो बोलती है तुम्हारे कारण मेरा भाई देश से बाहर है, खैर गलती तो उसी की थी। अब ईसा उससे पूछता है वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो बताती है मैंने राइजर की टीम को अब छोड़ दिया है, अब मैं अपनी मॉम की टीम में हूँ और अब मैं एक फ्री बिशप हूँ। और वो उसे एक तोहफा देती है, वो बोलती है ये हमारी दोस्ती की निशानी है। और ईसा उसे लेने से मना करने लगता है। तो रवेल बोलती है तुम्हें इसे लेने के लिए मना नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हाई क्लास डेविल्स को दिया जाता है और तुम एक रेड ड्रैगन एम्परर हो इसीलिए मैंने तुम्हें ये दिया है। तो ईसा बोलता है तुम मुझे रेड ड्रैगन एम्परर बोलना बंद करोगे, मेरा नाम ईसा है। तो वो बोलते ठीक है मैं तुम्हें ईसा सामा बोलूंगी। तो ईसा बोलता है सामा लगाना जरूरी है क्या। और फिर वो बोलती है अगली बार मिलूंगी तो तुम्हें इससे भी अच्छी चीज दूंगी। और वो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद कोनेको कुछ फील करके वहाँ से जाने लगती है जिसके पीछे ईसा जाता है और ईसा के पीछे रियाज भी आती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं और फिर हमें कोनेको को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रही थी। वो बोलती है ये फीलिंग जरूर ये वही होगी और वो एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर वही कैट गर्ल कुरुका थी। इसे देखकर कोनेको बोलती है मैं सही थी कुरुका दीदी। तो कुरुका बोलती है कैसी हो सिरोने। कुरुका उससे बोलती है मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ, पर कोनेको वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। रास्ते में रियाज ईसा को बताती है कोनेको अपनी पावर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो बहुत ज्यादा निराश है, हमें जल्दी उसके पास उसे बचाने के लिए जाना होगा। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बोलते हैं कोनेको ईसा और प्रेसिडेंट कहाँ पर है। अब वहाँ पर बराकिल ओडिन को लेकर आ जाता है जिसे देखकर अकेनो अपना मुंह फेर लेती है। अब वो लोग उनका वेलकम करते हैं। जब सरफल उसका वेलकम करती है तो ओडिन बोलने लगता है ये तुमने क्या पहन रखा है, ये तुम पर जच नहीं रहा। तो सरफल भी अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है जिसे देखकर ओडिन बोलता है हाँ ये तुम पर अच्छा लग रहा है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है ओडिन सामा आप यहाँ क्या करना है और क्या कर रहे हैं। तो ओडिन बोलता है यही तो बात है कि तुम हमेशा सीरियस रहती हो, इसी वजह से तुम्हें कोई हीरो नहीं मिला है। तो ये सुनकर वो रोने लगती है, असल में वो उसकी वैल्करी है। वो बोलती है मैं बस एक बदसूरत वैल्करी हूँ जो लाइफ में हमेशा सिंगल ही रहेगी। ओडिन सबको बताता है इसका नाम रॉस वाइस है, ये टैलेंटेड है पर इतनी सीरियस है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बन पाता। अब वहाँ पर मिकेल भी आ जाता है। वो बोलता है आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए सॉरी और ओडिन से बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब वहाँ पर रियास और ईसा भी पहुंच जाते हैं जो कि उन लोगों की बातें सुन रहे थे। और तभी वहाँ पर से गोकू निकलकर बोलता है क्या तुमने उन दोनों को अभी तक सेंस नहीं किया। अब रियास बाहर आते हुए बोलती है ये मेरी फैमिली मेंबर है, मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ईसा बोलता है ओए बंदर वाली कैसा है। तो गोकू बोलता है हाँ वो ठीक है। तो कोरुका पूछती है इसे तुम जानते हो। तो गोकू बताता है हाँ ये रेड ड्रैगन एम्परर है। अभी कोरुका रियास को बताती है वैसे हम तुम्हें बता दे हम तुम्हें बस यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए रोक रहे हैं। अब हमें वापस से पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडिन वहाँ के अलायंस में जुड़ जाता है। पर तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है और वो बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा ताज्जुब हो रहा है कि हमारे माइथोलॉजी के एक गॉड फादर दूसरे माइथोलॉजी के साथ मिल रहे हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो हम रैग्नारॉक को शुरू नहीं कर पाएंगे। तो अज़ाज़ल बोलता है इसका मतलब तुम हॉर्स ब्रिगेड के साथ मिल चुके हो। अब लोकी अपने बीस्ट को समन कर लेता है जो कि फेनरीर होता है और वहाँ के गार्ड्स पर हमला करने लगता है। और दूसरी तरफ रियास बोलती है ईसा कोने को हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। पर तभी वहाँ पर एक बैरियर लग जाता है और तभी वहाँ पर तन्निन आ जाता है जो कि बोलता है मैं बहुत देर से इस जगह को सेंस कर रहा था और अचानक से तुम्हारी पावर आना बंद हो गई, इसलिए मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब गोकू उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कमाल की टक्कर दे रहे थे। फिर नीचे के साइड डेड्रैग बोलता है ईसा तुम्हें एक बड़ी पावर की जरूरत होगी अपने बैलेंस ब्रेकर को चालू करने के लिए। अब कुरुका अपने एक स्पेल का यूज करके वहाँ पर एक पॉइजन फैला देती है जिससे रियास और कोने को इफेक्ट हो जाते हैं। और ईसा इसलिए इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो एक ड्रैगन है और रियास और कोने को एक डेविल है। अब हमें
पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी अपने फेनरीर से हर जगह अटैक करवा रहा था। तो उसके ऊपर अकेनो भी अटैक करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है पर बराकिल उसे बचा लेता है। पर तभी वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम अजूका था उसने उसे सील कर दिया था। बराकिल पूछता है अकेनो तुम ठीक हो, पर अकेनो उसको कुछ नहीं बोलती तो वो वहाँ से जाने लगता है। पर अकेनो उसे देखकर थोड़ा निराश हो जाती है। अब दूसरी तरफ ईसा अपने सीक्रेट गियर को एक्टिवेट कर लेता है और करूका रियाज के ऊपर अटैक कर देती है पर ईसा उसके सामने आ जाता है और वो उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है जिससे ईसा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। कुरुका बोलती है ये तो बहुत ही कमजोर है, ये वाली का राइवल कैसे हो सकता है। अब ईसा को डेड ड्रैग की बात याद आती है और वो रियाज के पास जाकर बोलता है प्रेसिडेंट अगर मैं इसे हराना चाहता हूँ तो मुझे आपकी मदद चाहिए। तो रियाज बोलती है तो बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। ईसा उसे उसके संतरे दिखाने के लिए बोलता है तो रियाज ऐसा कर देती है और ईसा उसके अंदर उंगली डाल देता है जिससे उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो बैलेंस ब्रेकर को शुरू कर देता है। वो कोरुका उसके ऊपर अटैक करती है पर उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है बस इतना ही कर सकती हो और वो उसके पास जाकर उसके मुंह के पास आकर अपने मुक्के को रोक देता है। इससे पीछे का जंगल सफाचट हो जाता है। ये देखकर तो मुझे वन पंच मैन की याद आ गई। ईसा बोलता है दोबारा मेरी प्यारी जूनियर को रुलाना मत, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा चाहे तुम एक लड़की क्यों न हो। अब वो सन गोकू के साथ वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लोकी सील हो चुका है। अब वो लोग वापस से पैलेस में आ जाते हैं जहाँ पर रियाज साजेक्स को सब कुछ बता देती है। वो ये भी बता देती है कि कोने को अब ठीक है। अब वो लोग एक साथ नहा रहे होते हैं। अब ईसा भी नहाने के लिए जा रहा होता है तभी उसे रियाज रास्ते में मिल जाती है। तो वो बोलता है प्रेसिडेंट क्या आपको पता है कि बाथरूम किधर है। तो रियाज बोलते हैं हाँ मैं भी उधर ही जा रही हूँ, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलती हूँ। अब हमें सारे लीडर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर ओडिन बोलता है नॉर्स माइथोलॉजी का लीडर होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, यानी कि लोकी ने जो भी तबाही करी थी